पृथ्वीगंज नाम का एक गांव था। वहां भीमरू अपनी इकलौती बेटी फगुनिया के साथ रहता था। फगुनिया का स्वभाव बहुत चंचल और बहुत ही व्यवहारिक किस्म का था। भीमरू एक साधारण और लाचार बाप था। रहने को एक छोटी सी कुटिया और कुम्हार का काम किया करता था, यानी मिट्टी के बर्तन। कुछ दिनों से व्यापार ना होने की वजह से भीमरू बहुत ज्यादा परेशान था। पिताजी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कम से कम कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। मैं क्या बताऊं फगुनिया, लोगों के पास नए नए आविष्कार आ गए हैं। आविष्कार तो अच्छी चीज है, इसमें तकलीफ की क्या बात है? जब से फ्रिज और एसी आ गए हैं, हम जैसे छोटे मोटे कुम्हारों से अब कोई पानी के लिए मटका नहीं खरीद रहा, ना ही हमसे कोई मिट्टी का सामान खरीद रहा है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं पिताजी, मैं हूँ ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है, मुझे रात को दिखाई देना भी बंद हो गया है। भीमरू को फगुनिया की शादी की चिंता भी सताया करती थी। एक दिन फगुनिया को देखने लड़के वाले आए। देखो भीमरू, यूं तो हम बड़े खानदान से हैं, ऐसे वैसे जगह हम रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन फगुनिया को मेरा बेटा जय बड़ा पसंद करता है। हाँ हाँ, वरना हम जैसे अमीर तुम्हारे गांव में कदम भी नहीं रखते। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा अगर आपका बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा तो। उतने में वहां पर फगुनिया चाय की प्लेट और सूखे गले बिस्किट लेकर आती है। ये क्या मजाक है भीमरू, तुम हमारे घर मिट्टी के बर्तन और मटका लेकर आते थे, इस वजह से हमारी तुमसे जान पहचान है, तो क्या अब तुम हमें ये बासी बिस्किट और ये गंदी चाय पिलाओगे? समझे जी, माफ कीजिएगा, मेरे घर बस यही है। वो क्या है कि मेरी दुकान भी बहुत दिनों से चल नहीं रही है। अगर हम तुम्हारे घर बारात लेकर आए तो क्या तब भी तुम ऐसी ही हरकत करोगे? ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कर लूंगी। चलिए जी। नहीं, कृपया ऐसा ना करिए, रुक जाइए, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का कर लीजिए, रुक जाइए। भीमरू के लाख रोकने पर भी लड़के वाले नहीं रुके। इस सदमे की वजह से भीमरू रोने लगा। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बचपन से ही माँ के ना होने की वजह से आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें चैन सुख कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी शादी में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर भीमरू अपने अटके हुए मिट्टी के बर्तन के पैसे लेने जाता है। वही वो एक अपनी पुरानी ग्राहक जो कि बड़ी अमीर है, उनसे मिलता है। बड़ी मालकिन, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं है। भीमरू, मैं तुम्हारी इसमें कैसे मदद करूं? मिट्टी के सामान अब ज्यादातर गांव में कोई नहीं खरीदता। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द पैसे मिले और तुम्हारा व्यापार ज्यादा हो, ठीक है? अगर आपके पास कोई और काम भी हो तो मुझे बताइए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भीमरू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस हफ्ते मेरी बड़ी बेटी की शादी है, तुम वहाँ क्यों नहीं आ जाते? खाना बनाने में हलवाइयों की मदद कर देना और बाकी के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालकिन, बड़ी मेहरबानी। और ठीक वैसा ही हुआ। भीमरू हलवाइयों को खाना बनाने में उनकी मदद करने लगा। अरे भीमरू, तुम यहाँ? मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया। अब मैं आपसे क्या कहूँ, यूँ समझ लीजिए कि जवान बेटी सर पर टेंशन है। अब अगर बुरा न मानो तो अपनी बेटी फगुनिया की शादी मेरे बेटे प्रवीण से क्यों नहीं करवा देते? प्रवीण फगुनिया के साथ ही स्कूल में पढ़ा था और अब बड़ा कामयाब लड़का बन गया है। शहर में ट्रक चलाने का काम करता है। क्या सच? अगर ऐसा है तो देर किस बात की? चटमंगनी पट प्या। मैं अगले सोमवार को ही तुम्हारे घर आऊंगी। भीमरू इस बात से बड़ा खुश हुआ और अपने घर चला गया। देखा बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी एक नेक और बड़े घर में करवाऊंगा। देखो, मैंने वैसा ही किया। मुझे हलवाई काकी मिली थी,
और उन्होंने मुझसे सारी चीजें बता दी। उन्होंने अपनी खानदानी कंगन भी मुझे भेंट में दे दी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारी उनकी तो खूब जमती है। पिताजी, शादी ब्याह बहुत खर्चे और बहुत समस्या वाली बातें हैं। तुम उसकी चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारी शादी जरूर होगी। और हमारे पास तो डोली के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं तो आपसे कहती हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए और कुछ दिनों में कोई दूसरा अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दीजिएगा। अपनी बेटी फगुनिया की बात सुनकर भीमरू को रात भर नींद नहीं आती और वो एकदम भोर में अपने घर के बाहर खेतों से जंगल की तरफ जाने लगा। सही कहा फगुनिया ने, मैं उसे एक डोली तक नहीं दे सकता। शादी तो दूर की बात है, रिश्ता तय है, शादी सर पर है और सामान एक भी नहीं। हे भगवान, आप ही कुछ मदद करिए। इतना कहकर भीमरू घने जंगल में जा पहुंचा। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ दिखा रहा है तू? मेरी बच्ची की शादी फिर से टूट जाएगी। कृपा करो, कृपा करो। भीमरू फूट फूट कर उस पेड़ के नीचे रोने लगा और वो पेड़ एक मायावी राक्षस का था जो भूख की वजह से तड़प रहा था। भीमरू को रोता देख वो बड़ा खुश हुआ। अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं की तो यही इसी मिट्टी पर अपनी जान दे दूंगा। भीमरू के इतना कहते ही वहां पर उस पेड़ से एक बड़ा सा भूत सामने आ गया और कहने लगा, तुम इंसानों का कुछ समझ नहीं आता। तुम कौन हो और बोल कैसे रहे हो? मैं जो भी हूँ, अच्छा हुआ तुम यहाँ आए हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाओ, मैं हूँ ही हालातों का मारा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तब जाकर भीमरू ने उस पेड़ वाले भूत को सारी बातें बताई। अरे भाई, ये तो बड़ी दुख की बात हो गई। तुम जैसे दुखी आत्मा को मुझे खाकर भी मजा नहीं आएगा। मैं भी रोता रहूंगा, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? इस पेड़ के नीचे जो मिट्टी है वो आम मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। मैं जब इंसान था तब मैंने सारे सोने इसी मिट्टी में छुपा कर रखे थे। तुम उस मिट्टी से जो भी सामान बनाओगे वो बनने के कुछ ही समय बाद सोने का हो जाएगा। धन्यवाद भूत भाई, मैं तुम्हें दोबारा आकर मिलूंगा। छी छी, ये सब मत करो, जाकर अपनी बेटी का ध्यान रखो। भीमरू वहां से अच्छी खासी मिट्टी लेकर घर चला गया और उस मिट्टी से बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी डोली बनाई जो पूरी तरह से मिट्टी की थी। शादी का दिन आ गया। हलवाइन के लड़के प्रवीण से फगुनिया की शादी भी हो गई। बस उसकी विदाई बाकी थी। पूरी शादी में भीमरू ने बस मिट्टी की डोली बनाई थी और उस डोली के सोने में तब्दील होने का इंतजार कर रहा था। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन भूत भाई की बात सच क्यों नहीं हुई? डोली तो अब तक सोने की हो जानी चाहिए थी। पिताजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतने में फगुनिया की डोली बारातियों ने उठा ली और फगुनिया को विदा करने लगे। भीमरू के आंसू आने ही वाले थे कि डोली झट से सोने की हो गई और सारे ही गांव वाले सोने की डोली देखकर चौंक गए। देखा बेटी, ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूँ मैंने बचपन से तुम्हें कोई बड़ी चीज नहीं दी है। ये सोने की डोली अब तुम्हारी है। अपना सांसारिक जीवन अच्छे से बिताना और मुझसे मिलने आते रहना बेटा। उस सोने की डोली की वजह से फगुनिया के ससुराल वाले उसे बहुत खुश रखने लगे। कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता भीमरू की मदद एक बड़ा सा घर तोहफे में देकर की। सारे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। पुराने समय की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में मोतीलाल नाम का एक बुढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन मोतीलाल की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और मोतीलाल पास में बैठा खाना खा रहा था। तभी उनके घर कहीं से एक कुत्ता घुस आया।
लगता है बेचारा भूखा है। हाँ, आप अपनी रोटी इसे दे दो, मैं आपके लिए और सेक देती हूँ। बूढ़ा आदमी कुत्ते को दूध में डालकर बहुत प्यार से रोटी खिलाता है। खाना खाने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अरे, ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम इसे पाल लेते हैं, इसको हम किच्चू के नाम से पुकारेंगे। बूढ़ा आदमी जब खेत पर जाता तो किच्चू भी उसके साथ जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत पर काम कर रहा था तो किच्चू एक जगह की मिट्टी खोदने लगा और भौंकने लगा। क्या हुआ किच्चू, क्यों भौंक रहे हो? शायद ये यहाँ की जमीन खोदने के लिए कह रहा है। क्या है यहाँ पर? बूढ़ा फावड़ा लेकर आता है और किच्चू की बताई जगह पर जमीन को खोदना शुरू करता है। किच्चू खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बूढ़े आदमी का फावड़ा एक पत्थर से जा टकराया। उसने पत्थर हटाकर देखा कि पत्थर के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। बूढ़े ने घड़े को बाहर निकाला। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बूढ़ा जब घड़ा सिर पर रखकर अपने घर ले जा रहा था तो गांव के एक आदमी चंदर सिंह ने उसे देख लिया। चंदर सिंह रात में बूढ़े के घर पहुंचता है। उसने देखा कि बूढ़ा और उसकी पत्नी सिक्के गिनने में लगे हुए हैं। मोतीलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, अब ये इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास? बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। वे सब कुछ सच सच चंदन सिंह को बता देते हैं। अपना कुत्ता एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ले जाओ। किच्चू चंदर सिंह के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चले जाओ किच्चू, एक दिन की ही तो बात है। अपने मालिक के कहने पर किच्चू चंदर सिंह के साथ चल दिया। अगले दिन सुबह चंदर सिंह किच्चू को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। किच्चू अगर कहीं भी रुकता तो चंदर सिंह जोर से उससे डंडा मारता। खेत तक पहुंचते पहुंचते चंदर सिंह ने डंडे मार मार कर किच्चू को अधमरा कर दिया। अब जल्दी से बता दे, मेरे खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, वरना एक और डंडा लगाऊंगा। किच्चू को चंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चंदर को मजा चखाने की सोच ली। वो खेत के एक कोने में गया और उसने जमीन खुरचना शुरू कर दिया। चंदर का मन लालच से भर उठा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चंदर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर घड़ा बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में ढेर सारे मेंढक, केंचुए और गिरगिट निकलते हैं। वे उसके हाथों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या बला है? किच्चू, तू रुक जा अभी। चंदर फावड़ा लेकर बेचारे किच्चू के सिर पर मार देता है। 3 दिन बीत गए। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने किच्चू का इंतजार कर रहे थे। तुम चंदर सिंह के घर जाकर एक बार पूछ लो, मुझे किच्चू की बहुत याद आ रही है। बूढ़ा चंदर सिंह के घर पहुंचता है। चंदर, किच्चू कहाँ है? तुम्हारा कुत्ता गद्दार निकला। मैंने 3 दिन पहले उसे मारकर मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ है वहाँ दफना दिया है। बूढ़ा और बूढ़ी किच्चू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोते हैं। बूढ़ा चंदर के घर जाकर कहता है, किच्चू तो मर गया, पर क्या तुम उस पेड़ की कुछ लकड़ी मुझे दे सकते हो जिसके नीचे तुमने किच्चू को दफनाया? बूढ़ा शीशम के पेड़ की कुछ लकड़ी अपने घर ले आता है और उससे एक ओखली बना लेता है। बूढ़ी रोजाना ओखली में धान कूटती थी और किच्चू को याद करती। एक दिन जब बूढ़ी ने ओखली में धान कूटना शुरू किया तो ओखली में से ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान निकलने लगे। ये जरूर हमारे किच्चू की कृपा है। बूढ़ा और बूढ़ी गांव के गरीब लोगों के घर मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं।
जब चंदर को ओखली से पकवान निकलने के बारे में पता लगता है तो वो मोतीलाल के घर पहुंच जाता है। दद्दा, हमारे घर में खाने को नहीं है, जरा एक दिन के लिए अपनी ओखली हमें दे दे तो बड़ी कृपा होती। दयालु दंपत्ति चंदर को अपनी ओखली दे देते हैं। चंदर ओखली लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी से इसमें धान कूटना शुरू करो, आज तो बहुत बढ़िया माल पानी खाने को मिलेगा। चंदर की पत्नी लालच में भरकर ओखली को खोदना शुरू करती है, लेकिन ओखली से मिठाइयों और बढ़िया चीजों की जगह भैंस का गोबर, कीचड़ निकलने लगते हैं। ये क्या है? चंदर को गुस्सा आ जाता है। वो बूढ़े की ओखली जलते हुए चूल्हे में झोंक देता है। अगले दिन बूढ़ा चंदर के घर ओखली मांगने आता है। ये गोबर और कीचड़ देख रहे हो, तुम्हारी ओखली से निकली है। मैंने तुम्हारी ओखली चूल्हे में जला दी। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। ओखली जला दी? चलो कोई बात नहीं, उसकी राख ही मुझे दे दो, वही मेरे किच्चू की निशानी होगी। लगता है ये बुढ़ा उस कुत्ते के चक्कर में सठिया गया है। चंदर 2 मुट्ठी राख एक थैली में भरकर बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। ओखली कहाँ गई? ओखली जल गई, अब हमारे पास केवल ये राख बची है। हवा का एक झोंका आता है और बूढ़े की मुट्ठी से थोड़ी सी राख उड़कर उसकी बगिया में चली जाती है। मुरझाई हुई बगिया के सारे पौधे हरे हो जाते हैं और उन पर फूल खिल जाते हैं। लगता है किच्चू अभी भी हमारे साथ है। राख से फूल खिलने की खबर गांव में फैल जाती है और बात राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत बूढ़े आदमी को अपने महल बुलाता है। हमारे पास एक बगिया है, लेकिन उसकी जमीन बंजर है। जो भी पौधा लगाता हूँ सूख जाता है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी राजा की बगिया में थोड़ी सी राख उड़ा देता है। राजा की बगिया देखते ही देखते हरी हो जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं। राजा बूढ़े को बहुत सा इनाम देकर विदा करता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर जब चंदर की पत्नी को ये बात पता लगती है कि राजा ने मोतीलाल को इनाम दिया है, तो वो चंदर से कहती है, उस ओखली की राख अभी भी हमारे झूले में पड़ी हुई है। तुम भी दावा करो ना कि तुम भी राख से फूल उगा सकते हो। पड़ोसी राज्य के एक राजा की भी बगिया बंजर थी। राजा को जब पता लगता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति राख से फूल उगाने का दावा कर रहा है, तो वो चंदर को अपने राज्य में बुलाते हैं। आप चिंता न करें, बस मैं अभी आपकी बगिया में फूल खिला देता हूँ। चंदर इनाम के लालच में बगिया में राख उड़ाता है। बगिया में फूल नहीं खिलते, लेकिन सारी राख उड़कर राजा की आंखों में घुस जाती है और राजा की एक आंख अंधी हो जाती है। पकड़ लो इसे सैनिकों और जेल में डाल दो। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मनोदशा ही महत्व रखती है। अगर हम साफ मन से कोई काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है। एक गांव में नीतू और निशा 2 बहनें रहती थीं। नीतू का एक बेटा शिवा भी था, जबकि निशा की कोई संतान नहीं थी। दोनों बहनें बाजार में जाकर चूड़ियां बेचती थीं। निशा अभी तक मां नहीं बनी थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था और इसलिए वह खुश रहती थी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों के पति आए। नीतू का पति सामान लेकर आया। उसका बेटा शिवा दौड़ते हुए आया। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए खिलौने लाया हूँ। हाँ, पूरा बिगाड़ कर रख दो इसे, क्योंकि तुम्हें तो झेलना नहीं पड़ता। तुम तो 1 महीने में घर आओगे, पूरे महीने मुझे इसे झेलना पड़ता है। अरे तुम तो आते ही भड़क रही हो। जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा, कैसे करूँ मैं? घर का पूरा खर्चा मुझे चलाना पड़ता है। मैं कैसे कैसे घर चलाती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ।
एक तो मेरी चूड़ियां भी इतनी नहीं बिकती हैं। निशा को देखो, जाते ही सारा माल बिक जाता है। वो बहुत खुश रहती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, फिर भी तुम उससे इतना चिढ़ती हो। वो खुश है तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुमसे बहस करना ही बेकार है। नीतू कहकर अंदर चली गई। उसका पति भी चुप हो गया। दूसरी तरफ निशा का पति भी घर आ गया और उसके लिए चूड़ियां ले आया। अरे आ गए आप, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। निशा ने अपने पति को पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैं इस बार भी पैसे नहीं बचा पाया। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे लिए साड़ी लानी थी। तुम वो कब से लेना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस बार तो मैंने भी कम पैसे कमाए हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं थे मैंने उन्हें ऐसे ही चूड़ियां दे दी। ये तो सही किया तुमने, लेकिन मैं इस बार पक्का पैसे बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए साड़ी ला पाऊंगा। हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो हम ज्यादा पैसों का क्या करेंगे? निशा अपने पति से बात करने लगी। उसने अपने पति पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुसीबत के समय में उसका साथ दिया। हर रोज की तरह आज भी निशा और नीतू दोनों बहनें चूड़ियां बेचने गईं। निशा, तू अपनी दुकान मुझसे दूर लगाया कर, क्योंकि मेरे ग्राहक तेरे पास पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है, और वो सब तेरी वजह से, क्योंकि सब तेरे पास आ जाते हैं। ठीक है दीदी, मैं अपनी दुकान दूर लगा लूंगी। निशा वहां से दूर चली गई और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर दुकान लगा ली। नीतू ने भी अपनी दुकान लगा ली। तभी नीतू की दुकान पर एक छोटा लड़का आया। आंटी जी, मेरी माँ को ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दीजिए। ये 30 रुपए की हैं। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं भी? मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे 20 रुपए की चूड़ी दे दो। क्या 20 रुपए में क्या चूड़ी आती है? चल निकल यहाँ से। आंटी दे दो ना चूड़ी। मेरी माँ पैरों से चल नहीं सकती। मैंने ये 20 रुपए ही जमा किए हैं। तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। मुझे ही लूटने आया है? वो लड़का वहाँ से निशा के पास चला गया और उसे अपनी माँ की हालत बताई। बेटा, ये चूड़ियाँ तू मेरी तरफ से अपनी माँ के लिए ले जा। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और इन पैसों की मिठाई खा लेना। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन निशा के अच्छे व्यवहार के कारण उसका सारा सामान आज भी बिक गया। लेकिन नीतू का आज भी माल नहीं बिका। नीतू गुस्से से अपने घर गई। बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं सहूंगी। मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। मेरी छोटी बहन ने ही मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। मैं निशा को सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति है, जिसकी मदद से ये अपना सारा माल बेच देती है। नीतू निशा का राज जानने की कोशिश में लग गई। हर रोज की तरह नीतू और निशा आज भी अपनी चूड़ियां बेचने गई थीं। तभी वो लड़का हाथ में एक पोटली लेकर निशा के पास आ गया। आंटी जी, ये आपके लिए माँ ने भेजा है। निशा ने बहुत उत्सुकता से वो पोटली खोली और देखा कि उसके अंदर एक चमकदार कंगन था। ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहा है। ये जादुई कंगन है और ये आपकी इंसानियत का उपहार है। इतना कहकर लड़का वहाँ से अदृश्य हो गया। निशा ने उस कंगन को अपनी चूड़ियों की टोकरी में रख दिया। कंगन के रखते ही सारी चूड़ियां सोने की हो गईं। निशा यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी ये खुशी अपनी बहन नीतू को बतानी चाहिए। और वह दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे सारी बात बताई। निशा, इस कंगन पर मेरा हक है। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? वो लड़का सबसे पहले मेरे पास आया था। मैंने ही उसे तेरे पास भेजा था, इसलिए ये कंगन मेरा हुआ ना? नहीं दीदी, ये कंगन मेरा ही है। अगर आपको सोने की चूड़ियां चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तुझसे बड़ी हूँ और तेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, तो तू क्या करेगी इसका? नीतू ने जबरदस्ती निशा से वो कंगन छीन लिया और अपने घर चली गई। निशा भी चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां लेकर घर चली गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। सच कहते हैं,
जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और आज भगवान ने मुझे बहुत दे दिया। अब सारी चूड़ियां सोने की बना दूंगी और कल चूड़ियां खरीद कर ले आऊंगी। वाह, मजा आ गया। नीतू के घर में जितने भी पैसे और चूड़ियां थीं, उसने सब एक जगह इकट्ठा की और उनमें कंगन रख दिया। लेकिन कंगन जादुई था। उसने उसमें आग लगा दी और सारा माल राख हो गया। नीतू सिर पकड़कर रोई और खूब पछताई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। उसे उसके लालच ने ही डुबा दिया।